For 3 days, I became richer than Bill Gates. Before I told to anybody else. हे दोस्तों, मासायोशी की ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग है और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। .com बबल जो 1999 से 2000 के बीच में था, मासायोशी सन का नेटवर्थ $10 बिलियन तक पहुंच गया था उस टाइम पे, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के लिए। और उस 3 दिनों में वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए थे। उनकी कंपनी सॉफ्टबैंक का शेयर प्राइस 2 महीने में 75% तक बढ़ गया था। मगर इससे पहले कि वो किसी को ये बता पाते, सॉफ्टबैंक ग्रुप का शेयर प्राइस क्रैश कर गया और 93% तक नीचे गिर गया, जिसमें उनका पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। इस सब में मासायोशी ने लगभग अपनी सारी इनकम भी खो दी थी। हम सब बहुत सारे रैग्स टू रिचेस स्टोरी तो सुनते ही रहते हैं, मगर ऐसी स्टोरी जिसमें कोई अपनी सारी वेल्थ खोने के बाद वापस कम बैक कर लेता है, ये शायद ही सुनने को मिलती है। In 5 minutes, I said, come, invention, come, right? डेविड रूबेनस्टाइन के शो पे मासायोशी कहते हैं, किसी तरह मैं बच गया। हार कर जीतने वाले मासायोशी ने अपनी पूरी लाइफ बनाई फ्लो के अगेंस्ट जाके, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर चूज करके, जिसकी वजह से वो जापान के पहले बिलियनर भी बन पाए। मासायोशी अपनी कंट्री जापान में एक सेलिब्रिटी की तरह ही है, बट इनका बिहेवियर खुद जापानीज जैसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये खुद पूरी तरह जापानीज नहीं है बल्कि कोरियन है। मासायोशी सन तोसू नाम के एक जापानीज आइलैंड में पैदा हुए थे, एक बहुत ही पुअर कोरियन फैमिली में। इनके फादर एक फिशरमैन थे और उसी से वो पूरे घर की इनकम चलाते थे। 1960 में कोरियन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन काफी बढ़ गई थी। मासायोशी को स्कूल में जापानीज स्टूडेंट्स पत्थर से भी मारा करते थे और ऐसी कुछ सिचुएशन उनके पूरे फैमिली भी फेस करती थी। यही सारी कुछ चीजें थी जिसने इनको जुनून दिया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मासायोशी सन मैकडॉनल्ड्स के जापानीज फाउंडर डैन फुजिटो को अपना हीरो मानते थे और उनसे मिलने की भी ख्वाहिश रखते थे, जिनसे वो फाइनली मिले। डैन फुजिटो से मिलने पर उन्हें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। उन्होंने मासायोशी को इंग्लिश सीखने को बोला और यूएस में पढ़ने को भी एडवाइस किया। उनकी बात को फॉलो करके मासायोशी सैन फ्रांसिस्को में कंप्यूटर साइंस पढ़ने गए। मासायोशी को पहले से ही कंप्यूटर्स में काफी दिलचस्पी थी। जब वो अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेते थे तो उस टाइम वो अलग अलग बिजनेस आइडियाज के बारे में भी सोचते थे। इसी दौरान मासायोशी ने एक साइंटिस्ट को भी हायर किया, जिसके साथ मिलकर उन्होंने एक वॉइस ऑपरेटर मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेटर डिवाइस को बनाया, जिसको उन्होंने शार्प कंपनी को $4.5 लाख में बेचा। उसी प्रॉफिट को यूज करके उन्होंने अपने एक दूसरे गेमिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 1980 में जब वो वापस जापान गए तो इस टाइम वो और चीज़ों के बारे में रोज रोज रिसर्च करने लगे, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली भी परेशान हो जाती थी। मगर इस बार वो जानते थे कि उनका नेक्स्ट शॉट बहुत बड़ा होगा। मासायोशी फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने लगे, जिसमें उन्होंने देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदना और बेचना कितना इजी था, जिसको हर कोई रिटेल में सेल कर रहा था। इसको देख के मासायोशी ने अपने $80,000 सेविंग्स को सॉफ्टबैंक कॉर्पोरेशन को क्रिएट करने में लगा दिए। मगर उनका पहला प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कम होने के बावजूद उन्होंने जापान के टॉप सॉफ्टवेयर मेकर्स को अपने काम में फ्री में जगह भी दी और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस भी दिए लोगों को, जैसे अब पीसी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का रेवोल्यूशन आ गया है, इस टाइप के मैसेजेस। मगर दिक्कत ये थी कि कोई भी सॉफ्टबैंक के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था, बल्कि लोग डायरेक्ट डील्स करना चाहते थे। भले ही हर चीज मासायोशी के अगेंस्ट जा रही थी, मगर वो रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। इसी वक्त उनकी किस्मत ने भी थोड़ा साथ दिया। मासायोशी को एक कॉल आया जोशिन डेनकी नाम के किसी शॉप से, जिनको एक सॉफ्टवेयर खरीदना था, जिसके लिए उन्होंने मासायोशी को टोक्यो बुलाया एक मीटिंग के लिए। मगर मासायोशी ने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, और एक्चुअली उनके पास पैसे भी नहीं थे वहाँ जाने के। मगर मासायोशी ये नहीं जानते थे कि जोशिन डेनकी कंपनी तीसरी सबसे बड़ी होम इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर थी जापान की। कुछ दिन बाद कंपनी ने वापस कॉल किया मासायोशी को और कहा कि कंपनी प्रेसिडेंट टोक्यो जा रहे हैं कुछ काम से, मगर एक्चुअली वो सिर्फ मासायोशी से मिलने ही जा रहे थे। जोशिन डेनकी कंपनी ने हाल ही में अपना कंप्यूटर शॉप खोला था और डेस्परेटली सॉफ्टवेयर की जरूरत थी उनको। कंपनी के प्रेसिडेंट मासायोशी से मिले और दोनों की एक बहुत अच्छी डील हुई, जिसकी वजह से मासायोशी को अब एक दूसरे कंपनीज के भी काफी रिकॉग्निशन मिलने लगे थे। और इसी के साथ एक साल में सॉफ्टबैंक की मंथली रेवेन्यू $10,000 से 2.3 मिलियन तक पहुंच गई थी। 1984 तक सॉफ्टबैंक पूरी जापान में 50% सॉफ्टवेयर मार्केट को ओन करने लगा था।
फिर कंपनी दूसरे इंडस्ट्रीज में भी जाने लगी, जैसे टेलीफोन रूटिंग डिवाइस, ब्रॉडबैंड सर्विस, मैगजीन पब्लिश वगैरह। मासायोशी और भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे और इसी बीच याहू ने अपना ऑफर दिखाया कि उनको $5 मिलियन की जरूरत है अपने सर्च इंजन टेक के लिए, मगर मासायोशी ने उन्हें $100 मिलियन देने को बोला। याहू के फाउंडर ने उनका रिप्लाई दिया और बोला कि हमें इतनी जरूरत नहीं है, मगर मासायोशी ने फिर भी उनको अप्रोच किया, जिसकी वजह से मासायोशी को याहू का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा मिला जब याहू 1996 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद अब मासायोशी अलीबाबा में भी काफी इंटरेस्टेड थे और अलीबाबा के सीईओ जैक मा को भी एक बड़ा ऑफर देने को उन्होंने प्लान किया, जबकि जैक मा ने भी उनसे मांगा नहीं था। लेकिन ये डील भी फिर भी हुई और सॉफ्टबैंक को अलीबाबा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। साल 2000 में सॉफ्टबैंक ने $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया अलीबाबा में, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट साबित हुआ। मासायोशी सिर्फ बिजनेस करने में माहिर नहीं थे, बल्कि नेटवर्किंग करने में भी बहुत आगे थे। उनकी दोस्ती लैरी एलिंसन से और बिल गेट्स से भी हुई और आगे जाके स्टीव जॉब से भी वो मिले और उनके साथ आईफोन्स को जापान में लाने का भी उनका प्लान किया, जो कि ये प्लान काफी सफल भी हुआ। आईफोन काफी पॉपुलर हैंडसेट बन गया था जापान का, जिसकी वजह से सॉफ्टबैंक के सब्सक्राइबर्स 16 मिलियन से 35 मिलियन तक पहुंच गए थे। जापान की इस टेक जाइंट ने और भी बहुत सारी जगहों में इन्वेस्टमेंट किया। सॉफ्टबैंक ने रोबोटिक्स में भी एंटर किया और पेपर नाम के एक रोबोट को भी क्रिएट किया, जो ह्यूमंस इमोशंस को रीड करने और उनके साथ इंटरेक्ट करने के काबिल था, जिसके लिए उन्होंने अलीबाबा और फॉक्सकॉन से कोलैब किया, जो रोबोट को ग्लोबल मार्केट में ले जा पाए। और यही काफी नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से हमारी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी थी। मासायोशी, जिन्होंने 1980 में सॉफ्टबैंक को शुरू किया था, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को वो काफी आगे तक देखते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खुद के प्लान्स मिड टर्म से लॉन्ग टर्म तक बनाया था। 19 साल की एज में उन्होंने 50 साल का अपना एंटरप्रेन्योर लाइफ प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने हर डेकेड के हर 10 साल तक का प्लान बनाया था सॉफ्टबैंक जैसी कंपनी को बनाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 300 साल तक के भी प्लान्स बनाए टेक्नोलॉजी और अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए, जो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात तो जरूर है, लेकिन कई लोग इन्हें इस वजह से इंसेन भी बोलते हैं। इस सब से ये पता चलता है कि मासायोशी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंसान है और हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको क्या सीखने को मिला मासायोशी की इस जर्नी से, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन देने वाली कंट्रीज के बारे में बताया है, जिनके रूल्स जान के आपको काफी हैरानी होगी, और उसमें से एक कंट्री मासायोशी की भी है। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।